सुप्रभात। आज मैं पुनः आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज के इस वीडियो में मैं हिंदी प्रतिष्ठा द्वितीय वर्ष चतुर्थ पत्र में संकलित महत्वपूर्ण जनवादी कवि नागार्जुन द्वारा रचित अत्यंत मार्मिक कविता सिंदूर तिलकित भाल आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। कवि नागार्जुन जैसा कि चर्चित है, बराबर देश विदेश की यात्रा करते रहते थे। उनके पास एक झोला था जो उन्हें हर समय यात्रा पर निकलने को मजबूर किया करता था। ये घुमंतु स्वभाव के थे, घर परिवार से दूर बराबर यत्र तत्र भ्रमण करते रहते थे। तो इस प्रवास के ही समय जब उन्हें अपनी पत्नी की याद आती है, अपने बच्चे की याद आती है, अपने स्वजन परिजन की याद आती है, तो उनका दिल कचोटता है और वे इस भावना से संबंधित कविता लिखने को मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसी ही भावना से युक्त प्रवास में ही रहते हुए उन्होंने इस कविता की रचना की है, जिसका शीर्षक है सिंदूर तिलकित भाल। इस कविता में कवि कहते हैं, घोर निर्जन में परिस्थिति ने दिया है डाल, याद आता तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। घोर निर्जन में परिस्थिति ने दिया है डाल, याद आता तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। कवि कहते हैं, परिस्थिति ने मुझे घोर निर्जन में डाल दिया है। मैं शौक से अपने परिवार से दूर नहीं हूं, परिस्थिति ने मुझे इस निर्जन में एकांत में डाल दिया है और इस एकांत में अवस्था में रहते हुए मुझे तुम्हारा चमकता हुआ सिंदूर युक्त वह भाल, वह ललाट याद आ रहा है। अपनी पत्नी की याद कवि को आ रही है उस निर्जन में, एकांत में, और वे अपनी पत्नी की यादों में खोए रहते हैं और इस कविता की रचना करते हैं। कौन है वह व्यक्ति जिसको नहीं चाहिए समाज, कौन है वह व्यक्ति जिसको चाहिए ना समाज। प्रश्न करते हैं कवि कि वह कौन व्यक्ति है जिसको समाज नहीं चाहिए, समाज के साथ रहना किसे पसंद नहीं है। अर्थात सब लोग चाहते हैं कि हम अपने समाज के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने लोगों के बीच रहें, लेकिन परिस्थितिवश ऐसा संभव नहीं हो पाता। घर परिवार को छोड़कर कहीं दूर बसना मजबूरी हो जाती है इंसान की। तो आज कभी भी उसी मजबूरीवश अपने परिवार से, अपने समाज से दूर हैं। कौन है वह एक जिसको नहीं पड़ता दूसरों से काज, और वह व्यक्ति कौन है जिसे दूसरे से काम नहीं पड़ता। यानी यह जो मनुष्य है वह सामाजिक प्राणी है और इसे अपने समाज में जीने के लिए, अपने जीवन को यथार्थ रूप में विकसित करने के लिए एक दूसरे की सहायता की आवश्यकता होती है। चाहिए किसको नहीं सहयोग, चाहिए किसको नहीं सहवास। अर्थात हर इंसान को एक दूसरे के सहयोग की जरूरत होती है।
हर कोई सहवास खोजता है, अपने परिवार के साथ, अपने बाल बच्चों के साथ रहना पसंद करता है। कौन चाहेगा कि उसका शून्य में टकराए यह उच्छ्वास। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो चाहेगा उनकी जो सांसें हैं वह बिल्कुल शून्य से टकराए। वह भी चाहता है कि हम जहाँ रहें हमारा परिवार साथ रहे, लेकिन संभव नहीं हो पाता। परिस्थिति बस उसे अपने घर और परिवार और समाज को छोड़कर अन्यत्र बसना पड़ता है। हो गया हूं मैं नहीं पाषाण, जिसको डाल दे कोई कहीं भी। कभी कहते हैं कि मैं इस अलग थलग जीते हुए बिल्कुल पाषाण हो गया हूं। मेरा जीवन पत्थर सदृश हो गया है, जिसे कोई भी कहीं भी डाल दे कभी कुछ नहीं बोलेगा। बिल्कुल पाषाण सा हो गया हूं मैं इस अकेलेपन में जीते हुए। करेगा वह कभी कुछ ना विरोध, करेगा वह कुछ नहीं अनुरोध। वेदना ही नहीं उसके पास, फिर उठेगा कहां से निश्वास। कहते हैं कहीं भी उसे डाल दो निष्प्राण हो गया है वह। कहीं भी डाल दो कभी भी वह विरोध नहीं करेगा, किसी से कोई अनुरोध नहीं करेगा। वेदना क्या उसके पास नहीं है? वेदना तो है उसके पास, लेकिन वह उस वेदना को व्यक्त करने में समर्थ नहीं हो पाता है। फिर उठेगा कहां से निश्वास। मैं न साधारण सचेतन जंतु, जहां तहां न किंतु और परंतु। यहाँ हर्ष विषाद चिंता क्रोध, यहाँ है दुख सुख का अवबोध। यहाँ है प्रत्यक्ष और अनुमान, यहाँ स्मृति विस्मृति के सभी के स्थान। तभी तो तुम याद आती प्राण, हो गया हूं मैं नहीं पाषाण। कभी कहते हैं कि मैं पूरी तरह से पाषाण हो चुका हूं। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। मैं साधनहीन हो चुका हूं। ईर्ष्या द्वेष चिंता क्रोध सब के सब लुप्त हो चुके हैं। स्मृति विस्मृति सब खत्म हो चुकी है। लेकिन मेरी आत्मा कह रही है कि मैं भी अपने परिवार के पास जाऊं, अपने समाज के बीच जाऊं, और उससे दूरी की वजह से ही यह स्थिति हुई है। बिल्कुल पाषाण, जो स्थिति पाषाण जैसी हो गई है, इसकी वजह अपने समाज परिवार से दूरी ही है। और इस दूरी की वजह से ही मैं पूरी तरह से पाषाण हो गया हूँ। निश्चेतन की स्थिति में आ गया हूँ। चेतना लगता है जैसे मैं खो चुका हूँ। तभी तो तुम याद आती प्राण, हो गया हूँ मैं नहीं पाषाण। तो कहते हैं कि इस पाषाण स्थिति में ही तो तुम मुझे याद आ रही हो। लग रहा है जैसे कि मैं पाषाण हो गया हूँ और तुमसे मिलकर ही मैं पुनः पूर्व की स्थिति प्राप्त कर पाऊंगा। याद आते स्वजन, जिनकी स्नेह से भींगी अमृतमय आंख। स्मृति विहंगम की कभी थकने न देगी पांख। याद आता मुझे अपना वह तरुणी ग्राम, याद आती लीचियां वे आम। कवि कहते हैं कि मुझे अपने स्वजन याद आ रहे हैं, हमारे अपने लोग याद आ रहे हैं, जिनकी स्नेह से भींगी अमृत आंख। स्मृति विहंगम की थकी कभी थकने न देगी पांख। याद आता मुझे अपना वह तरुणी ग्राम, याद आती लीचियां वे आम। याद आते मुझे मिथिला के रुचिर भूभाग, याद आते धाम, याद आते कमल कुमुदनी और तालम खान। याद आते शस्य श्यामल जनपदों के रूप गुण अनुसार ही रखे गए वे नाम। याद आते वेणु वन में नीलिमा के निलय अति अभिराम। कभी कहते हैं कि यहाँ पर एकांत में जीते जीते मन व्यथित हो चुका है, पाषाण हो चुका है। अब मुझे पुनः याद आ रही है अपने स्वजन और अपने स्वजन से मिलने वाला प्रेम सहयोग, उनके बीच रहकर जो स्नेह प्राप्त करता था, जो स्नेह लुटाता था, वो मुझे याद आ रहा है। मुझे अपना तरुणी ग्राम याद आ रहा है। वे वहाँ की लीचियां, वहाँ के आम, वहाँ के जो रुचिर जो प्रियदर्शी भूभाग हैं वे मुझे याद आ रहे हैं। धान के खेत याद आ रहे हैं। कमल कुमुदनी और तालम खान सब के सब एक साथ
स्मृति में जग चुके हैं, याद आ रहे हैं। वे शस्य श्यामल जनपद जो हरी भरी भूभाग हुआ करता था, वे भी मुझे याद आ रहे हैं। रूप और गुण के अनुरूप ही जिन प्राकृतिक चीजों का नाम रखा गया था, वे वेणुवन, वे जो नीलिमा थे, जो आनंद प्रदान करने वाले जो प्राकृतिक दृश्य थे, वे सब के सब मुझे एक साथ याद आ रहे हैं। और इन यादों में खोए रहने की वजह से मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। इस एकांत में रहते हुए वो सारा कुछ जो हमारा अपना था, जो हमारे अपने लोग थे, जो हमारी अपनी प्रकृति थी, जो हमारे समाज के लोग थे, जो उनका स्नेह था, सब छूट चुका है। धन्य वे जिनके मृदुलतम अंक हुए थे मेरे लिए पर्यंक। धन्य वे जिनकी उपज के भाग अन्न पानी और भाजी साग। कहते हैं धन्य वे जिनके मृदुलतम अंक हुए थे मेरे लिए पर्यंक। कहते हैं कि वो धन्य है माँ जिनकी गोद मेरे लिए पलंग हुआ करता था। धन्य वे जिनकी उपज के भाग अन्न पानी और भाजी साग। और वो धन्य हैं जो उपजाते थे साग भाजी अन्न पानी से युक्त, जो हमारी प्रकृति थी, जो हमारे खेत थे, फल फूल और कंदमूल अनेक विध मधु मांस विपुल उनका ऋण सधा सकता न मैं 10 मांस। ओह यद्यपि पड़ गया हूँ दूर उनसे आज, हृदय से पड़ आ रही आवाज। धन्य वे जन वही धन्य समाज, यहाँ भी तो हूँ न मैं असहाय। यहाँ भी हैं व्यक्ति और समुदाय, किंतु जीवन भर रहूं फिर भी प्रवासी ही कहेंगे हाय। मरूंगा तो चिता पर 2 फूल देंगे डाल, समय चलता जाएगा निर्बाध अपनी चाल। सुनोगी तुम तो उठेगी हुक, मैं रहूंगा सामने तस्वीर में पर मूक। सांध्य नभ में पश्चिमांत समान लालिमा का जब करुण आख्यान सुना करता हूँ सुमुखी उस काल, याद आता तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। कवि अपने परिवार से, अपनी पत्नी से, बच्चों से, समाज से दूर रहकर पूरी तरह से व्यथित हैं। उन्हें अपनी प्रकृति याद आ रही है, अपने घर के लोग याद आ रहे हैं, अपने समाज के लोग याद आ रहे हैं। उन्हें वह प्रकृति याद आ रही है, वह खेत याद आ रहे हैं जहाँ की साग सब्जी खाने के फल सब कुछ उपजते थे। फल फूल और कंदमूल अनेक विध मधु मांस विपुल उनका ऋण सदा सकता न मैं 10 मांस। मैं उस प्रकृति से उत्पन्न करने वाले माता पिता का मैं 10वां हिस्सा भी नहीं चुका पाऊंगा, क्योंकि जब मैं बड़ा हो गया, उनके साथ रहकर उनकी सेवा करनी थी, उनको सहयोग करना था, तो मैं इस स्थिति में उनसे दूर हूँ, प्रवास में हूँ। तो ऐसी स्थिति में मैं उनका 10वां हिस्सा भी चुका नहीं पाऊंगा, उनसे उड़ीन नहीं हो पाऊंगा। ओह यद्यपि पड़ गया हूँ दूर उनसे आज, हृदय से पड़ आ रही आवाज। धन्य वे जन वही धन्य समाज, यहाँ भी तो हूँ न मैं सहाय। तो कहते हैं मुझे याद आ रहा है उस समाज का, उस परिवार का, वहाँ के लोग मुझे याद आ रहे हैं। हृदय से पड़ आ रही आवाज। धन्य वे लोग धन्य हैं, वह धन्य समाज, वह समाज भी धन्य है, वहाँ के लोग भी धन्य हैं जिन्होंने मुझे सहयोग किया था, मेरा साथ दिया था, मेरे इस शरीर के निर्माण में अपनी भूमिका निभाई थी। यहाँ भी तो हूँ न मैं असहाय, यहाँ भी हैं व्यक्ति और समुदाय। कहते हैं कि मैं यहाँ भी असहाय नहीं हूँ, यहाँ भी लोग हैं, यहाँ भी समाज हैं, यहाँ भी समुदाय हैं, व्यक्ति हैं, सब लोग हैं, किंतु जीवन भर रहूं फिर भी प्रवासी ही कहेंगे हाय। लेकिन दुख की बात यह है कि मैं जीवन क्यों न यहाँ खपा दूं, पूरी जिंदगी मैं यहाँ क्यों न बिता दूं, लेकिन लोग मुझे प्रवासी ही कहेंगे। इसलिए इस प्रवासी का जो दुख है, प्रवासीपन का जो दुख है, वह सदा मुझे कचोटता रहता है।
मरूंगा तो चिता पर दो फूल देंगे डाल, समय चलता जाएगा निर्बाध अपनी चाल। कवि अंत में वास्तविकता को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि यदि इस प्रवासी अवस्था में रहते हुए मेरी मृत्यु भी हो जाएगी तो लोग अधिक से अधिक चिता पर दो फूल डाल देंगे और समय इसी तरह से अपनी गति से चलता रहेगा, लोग भूल जाएंगे, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। सुनोगी तुम तो उठेगी हुक, मैं रहूंगा सामने तस्वीर में प्रमुख। और मेरे मृत्यु की खबर यदि मेरे गांव तक जाएगी, मेरी पत्नी तक जाएगी तो वो हुक भरेंगी, रोएंगी और मैं रहूंगा सामने, लेकिन तस्वीरों के बीच कैद रहूंगा और मूक रहूंगा, कुछ बोल नहीं पाऊंगा। सांध्य नभ में पश्चिमांत समान, लालिमा का जब करुण आख्यान। बिल्कुल उस शाम की तरह होऊंगा जहां की बस केवल लालिमा होगी, न रोशनी स्पष्ट होगी, न उस रोशनी में गर्मी होगी। सुना करता हूं सुमुखी उस काल, याद आता तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। तो कवि इस कविता में प्रवास में रहते हुए उन्होंने जो अपने समाज, परिवार, अपनी पत्नी, बाल बच्चे, खेत खलिहान, बाग बगीचे में बिताए हुए समय जो उन्हें याद आ रहा है, वहां की जो प्रकृति याद आ रही है, वहां के जो लोग याद आ रहे हैं, उस याद आने के बाद, उसकी याद आने के बाद कवि पर क्या बीतता है, क्या दुख होता है, क्या कष्ट होता है, उसे उन्होंने इस कविता में व्यक्त करने का सफल प्रयास किया है। कवि स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि बाहर जितना भी दिन रहें, कितना ही धन संपत्ति क्यों न कमा लें, कितना ही काव्य रचना, साहित्य रचना क्यों न कर लें, हमें प्रवासी ही कहा जाएगा। मैं कभी भी वहां का मूल निवासी नहीं हो पाऊंगा। और यह प्रवासी शब्द दिल को इतना कचोटता है कि वह जो व्यक्ति सुनता है, जो उस चीज को झेलता है, उसे ही समझ में आता है। तो कवि को प्रवास में रहते हुए अपना देश, अपना गांव, अपने परिवार के लोग, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने खेत और खलिहान, बाग बगीचे सब याद आते हैं और उस स्थिति को उन्होंने इस कविता में पूरी तरह से प्रस्तुत करने की कोशिश की है। और कवि की इस भावना से यह स्पष्ट समझ में आ जाता है कि नागार्जुन को अपनी धरती से, अपनी मिट्टी से कितना लगाव था, वे अपनी जन्मभूमि को कितना प्यार करते थे। ये तमाम बातें इस कविता में दिखाई पड़ती हैं और इस कविता के माध्यम से कवि ने अपनी भावना को, अपनी जनपद के प्रति जो उनकी भावना थी, उसको उन्होंने बिल्कुल मार्मिक ढंग से व्यक्त किया है। तो इस तरह यह कविता यहीं पूर्ण होती है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। पुनः मिलेंगे नए वीडियो में नए विषय के साथ। धन्यवाद।